हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है सिकंदर का मुकद्दर। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कराची का खतरनाक चीनी बदमाश ली फंग क्या चाहिए। जैसे ही प्रोफेसर इब्राहिम जुलिस भारतीय दूतावास से बाहर निकले, उसे उठा लो, वह मरना नहीं चाहिए। ठीक है। उधर कराची के जनरल अस्पताल में S5 की चढ़ाई पर गए भारतीय पर्वतारोही दल का विदेशी गाइड टॉम वॉल्टर घायल अवस्था में बेहोश पड़ा था। इसे कब होश आएगा डॉक्टर? तभी, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। तुम पर किन लोगों ने हमला किया था? वह तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? मुझे नहीं मालूम सर। शायद वे उसी के आदमी थे जिसने तुम्हारे दल के अन्य लोगों की हत्या की है। तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। मैंने अपने आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए तैनात कर दिए हैं। थैंक यू सर। भारत के केंद्रीय खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर के चीफ के कक्ष में तुम्हें सुबह 5 बजे के प्लेन से कराची रवाना होना है। फिर पाकिस्तान? हाँ, इस बार तुम्हें अपनी असली नाम और हुलिये में वहाँ जाओगे। वहाँ तुम्हें विराटगढ़ की प्रिंसेस मिस जूलिया के बॉडीगार्ड की जिम्मेदारी निभानी है। 1 माह पूर्व 8 सदस्य भारतीय पर्वतारोही दल ने पख्तूनिस्तान की सीमा पर स्थित S5 पहाड़ी पर चढ़ाई की थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व वह दल जब वापस लौटा तो उसके 3 ही सदस्य शेष बचे थे। भारत में प्रसिद्ध पुरातत्व एवं इतिहासकार मिस्टर इब्राहिम जुलिस, उनका कथित भतीजा अकरम जुलिस, जो विराटगढ़ में पर्वतारोही दल के प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत था। वह तीसरा एक अमेरिकी टॉम वॉल्टर है, जो गाइड की हैसियत से उस दल के साथ गया था। एक्सपीडिशन से लौटने के बाद मिस्टर इब्राहिम पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास गए थे, लेकिन वहां राजदूत श्री गुजराल से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और मिस्टर इब्राहिम उनके नाम पर एक नोट लिख छोड़ गए थे। लेकिन दूतावास से निकलने के बाद मिस्टर इब्राहिम लापता हो गए और उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ओह, लेकिन उस नोट में उन्होंने लिखा क्या था? जवाब में, माननीय गुजराल साहब, S5 की चढ़ाई के दौरान मैं उस ऐतिहासिक करोड़ों के ताज का पता लगाने में सफल हो गया हूँ जिसे सिकंदर का मुकद्दर कहा जाता था। ताज तक पहुँचने का नक्शा मेरे पास है, जैसे मैं आपको सौंपना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं कल फिर आऊँगा। और जब अकरम दोबारा S5 पर्वत शिखर पर जाने की योजना बना रहा था, इस बार उसके दल के साथ प्रिंसेस जूलिया भी जा रही है और इस एक्सपीडिशन का खर्चा भी उठा रही है। और क्या विराटगढ़ के दीवान सावरकर को पहले दल के सदस्य के साथ घटी घटना का इल्म है, इसीलिए उसने हमारी सरकार से प्रिंस जूलिया की सुरक्षा के लिए सहायता मांगी है। उनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सरकार की ओर से कर्नल आफिस खान को तैनात किया गया है। तुम्हें वहीं जाकर उसी से मिलना है। वह तुमसे पूरा सहयोग करेगा। इस फाइल में सबके फोटोग्राफ सहित विशेष विवरण दर्ज है। जी। दूसरे दिन सुबह ही फ्लाइट से एजेंट राज कराची के लिए रवाना हो गया। मैं आगे की योजना कर्नल आसिफ खान से मिलने के बाद ही तैयार करूंगा। कराची एयरपोर्ट पर कर्नल आसिफ खान द्वारा भेजा गया आदमी पहले से ही मौजूद था। उसने एजेंट राज को कर्नल ऑफिस के पास पहुंचा दिया। वेलकम मिस्टर राज, आप जानते हैं मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? बेशक। यात्रा की सभी तैयारियां प्रातः मुकम्मल हो चुकी है। जल्दी ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और रावलपिंडी होते हुए पख्तूनिस्तान पहुँच जाएंगे। पख्तूनिस्तान के जिस सीमांत भाग में S5 की पहाड़ी मौजूद है, उससे चीन और अफ़गानिस्तान की सीमाएं मिलती है। इसके अलावा वहाँ
बसे कबाली लोग हमारी सरकार की बजाय अपने अमीर का हुक्म ज़्यादा मानते हैं और अमीर बाहरी लोगों का वहाँ आना पसंद नहीं करता। वह उनसे निपटने के लिए हर मुमकिन नामुमकिन तरीके इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराता। मुझे शक है कि S5 की चढ़ाई पर गए पिछले दल के साथ पेश आए हादसे में उसी का हाथ था, लेकिन अगर आमिर ने इस बार भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं प्रिंस जूलियस की सुरक्षा के प्रति चिंतित हूँ। मैं आपको विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि इस मिशन में हम और तुम साथ हैं और हम दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बना रहना चाहिए। वैसे प्रोफेसर इब्राहिम का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। अब मैं प्रिंस जूलियस से मिलना चाहता हूँ। जरूर, मेरा आदमी आपको उन तक पहुँचा देगा। उधर एक घनी आबादी वाले पुराने शहर की तंग व बदबूदार गलियों में ठक ठक ठक। कुछ ही देर बाद, क्या लीफंग का मकान यही है? हाँ, कहिए। चीनी लड़के ने हाँ कहते हुए बुरखा पेश की। जनानी आवाज़ मर्दानी हो गई। मुझे उसके पास ले चलो। बुरखा पोश की जनानी आवाज़ मर्दानी हो गई। थोड़ी ही देर बाद, वेलकम मिस्टर ब्लैक, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। खुशी की बात है कि आप यहाँ तक पहुँच गए। फ़ोन पर बताया गया पते के मुताबिक ही मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। मैं जानता हूँ आपके हर कदम की सूचना मुझ तक बराबर पहुँच रही थी। यदि आप पर जरा भी संदेश होता तो मेरे आदमी आपको गोली मार देते। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हाँ, इसीलिए। हाँ, चलिए आपको उस बुढ़े के पास पहुँचा देता हूँ। तत्पश्चात, बुढ़ा बड़ा कैया है। तुम जरा होशियारी से काम लेना। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर लीफंग तहखाने के गुप्त दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया और प्रोफेसर इब्राहिम जूलियस इस दीवार के पीछे कैद हैं। मेरी इजाज़त के बिना यहाँ चिड़ियाँ भी पर नहीं मार सकती। तत्पश्चात, सर, अब आप अंदर जाइए। मैं अपने कमरे में आपकी प्रतीक्षा करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मिस्टर लीफंग। उधर अंधेर कोठरी में, अंकल इब्राहिम का, कौन हो तुम? मैं आपका भतीजा अकरम हूँ। तुम यहाँ? नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरी तरफ देखिए अंकल, मैं अकरम ही हूँ। ओह, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे और तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ कैद हूँ? उन बदमाशों ने स्वयं ही मुझे खबर दी थी। वे आपकी जान की कीमत चाहते थे। मैंने उन्हें कीमत चुका दी है। अब मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। चलिए अंकल, बस आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया बेटे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूँगा। थोड़ी देर बाद, बेटा अकरम, अब हमें यहाँ देश जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन उस ताज के बगैर हम हिंदुस्तान जाकर क्या करेंगे अंकल? काश वह ताज आपके पास होता। वह ताज कहाँ है यह मैं जानता हूँ। मेरे पास उस जगह तक पहुँचने का नक्शा भी है। अगर वह नक्शा आपके पास होता तो क्या वे बदमाश अब तक उसे हासिल ना कर चुके होते? यह ठीक है कि नक्शा इस वक्त मेरे पास नहीं है, पर वह जहाँ है बिल्कुल सुरक्षित है। दरअसल जब मैं भारतीय दूतावास की इमारत से बाहर निकला था तो मुझे शक हो गया था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। अतः खतरे का आभास होते ही मैंने नक्शे को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देने का इरादा कर लिया था और सीधा अपने एक दोस्त फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंचा था। मैं नक्शा उसके हवाले कर वहां से वापस चल दिया था और मेरा शक ठीक निकला था। मार्ग में कुछ अज्ञात गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया था। उनका बॉस मुझसे वह नक्शा हासिल करना चाहता था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। शायद इसीलिए मैं जिंदा भी हूँ और मुझे शक है कि मुझे आज़ाद करने के पीछे भी उनकी कोई चाल है।
उनका कोई आदमी इस समय भी हमारा पीछा कर रहा होगा। क्या मतलब? आपका शक बेबुनियाद है अंकल। मैं जांच कर रहा हूं, हमारा पीछा नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना ठीक होगा। आप मुझे अपने दोस्त फोटोग्राफर का पता बता दीजिए। आपका वहां जाना ठीक नहीं है। तुम ठीक कहते हो बेटे, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम वह नक्शा भारत सरकार के पास पहुंचा देना। इतना कहने के बाद प्रोफेसर इब्राहिम ने अपने दोस्त फोटोग्राफर की दुकान का पता अकरम को बता दिया। फोटोग्राफर का पता जानने के बाद अकरम के चेहरे की रंगत एकाएक बदल गई और उसने अचानक ही कार रोक दी। चिर, क्या बात है बेटे, तुमने कार क्यों रोक दी? क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही अंकल। तुम्हें जितना जीना था जी लिया। खुसट, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या तुम भी? ढाएं। ओह। उधर एजेंट राज ने जब प्रिंसेस जूलिया को दीवान सावरकर का पत्र देकर यह बताया कि उसे उसके बॉडीगार्ड के रूप में वहां भेजा है, तो हमें किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। आई एम सॉरी मैडम, अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। मतलब यह हुआ कि अब तुम हर समय हमारे इर्द गिर्द मंडराते रहोगे। आप निश्चिंत रहिए मैडम, मैं आपकी जाती ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। ठीक है, तुम हमारी सेक्रेटरी मिस चांद से मिल लो, पर सबसे पहले मैं उन सब लोगों से मिलना चाहता हूं जो आपके साथ एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं। जब प्रिंसेस जूलिया एजेंट राज को अपने ग्रुप के सदस्य से मिलाने ले गई, उन सब से मिलने के बाद राज ने प्रश्न किया, मिस्टर अकरम कहाँ हैं? वे सफ़र के लिए किए गए इंतज़ाम का मुआयना करने गए हैं। ठीक है, जैसे ही मिस्टर अकरम आए मुझे सूचित कर दीजिएगा। तभी लेकिन जल्द ही वह रिसीवर राज की तरफ बढ़ाती हुई बोली, मिस्टर राज, आपका फ़ोन है। मेरा फ़ोन? मुझे यहाँ कौन फ़ोन कर सकता है? हेलो, राज स्पीकिंग। मिस्टर राज, मैं आसिफ खान बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। प्रोफेसर इब्राहिम का कत्ल हो गया है। उनकी लाश एक वीरान सड़क पर पड़ी पाई गई है। ओह, आप मुझे पता बताइए, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। फिर कर्नल आसिफ खान द्वारा बताए गए पते को डायरी में नोट करने के बाद प्रोफेसर इब्राहिम का कत्ल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अपहरणकर्ता ने मकसद में कामयाब हो गए। अब उस करोड़ के ताज को पाने के लिए S5 पर जरूर जाएगा और वह कदापि नहीं चाहेगा कि कोई और वहां पहुंचे। अतः अब प्रिंसेस जूली और उसके ग्रुप के सदस्यों की जान को खतरा बढ़ गया है। मिस्टर राज, क्या बात है? आप किस सोच में पड़ गए? मुझे अभी फ़ौरन यहाँ से जाना होगा, लेकिन जल्दी ही लौट आऊँगा। जब वो कर्नल आसिफ के बताए पते पर पहुँचा तब तक पुलिस अपना काम निपटा चुकी थी। प्रोफेसर को बहुत करीब से गोली मारी गई है। उनके चेहरे के भाव से पता लगता है उनकी हत्या करने वाला उनका परिचित था। यहाँ उनके पास परिचितों में अकरम और टॉम के सिवा कौन हो सकता है? तभी, सर, अभी अभी खबर मिली है कि कल लाल चौक पर एक फोटोग्राफर की दुकान के मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दुकान के पास ही एक चोरी की कार खड़ी मिली, जिसकी अगली सीट पर खून के धब्बे पाए गए हैं। इंस्पेक्टर हाशमी का ख्याल है कि प्रोफेसर साहब की हत्या उसी कार में की गई है। ओह, तत्पश्चात घटनास्थल पर हत्यारे की उंगलियों के निशान इसमें जरूर मौजूद रहे होंगे। जी हाँ, फिंगरप्रिंट के फोटोग्राफ लिए जा चुके हैं। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। यह लॉकेट मकतूल फोटोग्राफर की बंद मुट्ठी में पाया गया था। ओह, यह लॉकेट हत्यारे को पकड़ने में काफ़ी मदद कर सकती है। शायद अपना बचाव करते हुए हत्यारे का लॉकेट मकतूल के हाथ में आ गया था।
यू आर राइट, सच पूछो तो मैं हत्यारे को पहचान चुका हूँ। कौन है वो? अकरम जूलिस। फिर तो हमें उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से अभी अकरम को गिरफ्तार करना ठीक नहीं होगा। मैं मिस्टर राज के ख्याल से सहमत हूँ। पहले हमें उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे और यह पता लगाना होगा कि प्रोफेसर और फोटोग्राफर की हत्या उसने क्यों की। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। कर्नल आसिफ खान के साथ भावी योजना तैयार करने के बाद जब एजेंट राज सरकारी गेस्ट हाउस में लेटा तो रात हो चुकी थी। थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात के बाद अचानक जैसे ही उस आदमी ने तार के दोनों छोर को खींचा, राज को अपना दम घुटता हुआ सा महसूस हुआ और उसकी आंख खुल गई। आए ओह! और स्थिति समझते ही ठाक ओह! अगले ही पल गूं गूं बोल, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। जल्दी बता कुत्ते, वरना एक झटके में तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हमलावर अपना मुंह खोल पाता, खचा! राज ने हमलावर को छोड़कर खिड़की की ओर छलांग लगा दी। ठक ठक ठक। ओह, बाहर तो कोई भी नहीं है। राज ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है, तुम चीख क्यों रहे थे? मैं नहीं चीखा था, यह चीखा था। कौन है यह और इसका कत्ल किसने किया? ओह, इस आदमी का कत्ल उसी ने किया है जिसने इसे मेरा कत्ल करने के लिए भेजा था। ओह, पर कोई तुम्हारा कत्ल क्यों करवाना चाहेगा? मुझसे बेहतर यह आप समझ सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं पुलिस को इत्तला करती हूँ। जूलिया के जाने के बाद कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं मिस्टर राज? शक करना हमारी आदत है मिस्टर अकरम। वैसे आज आप सारा दिन कहाँ रहे? मैं एक्सपीडिशन पर जाने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में मालूमात हासिल करने गया था। इससे पहले कि राज फिर कुछ कह पाता, इंस्पेक्टर हाशमी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए। कार्रवाई निपटाने के बाद इंस्पेक्टर हाशमी लाश लेकर वहां से चल गए, लेकिन उस रात राज को नींद नहीं आई। शायद अकरम नहीं जानता कि इस मुहिम पर मैं प्रिंस जूलिया के साथ जाऊं। अब मुझे और अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी कॉमिक्स लाते रहें निष्ठा के साथ। चलिए मिलते हैं फिर किसी इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।